हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट की जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं बेटा, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन। आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। अगर ये क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है कूलिंग में, मोर इफेक्टिव in cooling than water at same temperature। हमें क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है, कि आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कूलिंग में एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप बच्चों ने क्लास 10 की थी तो हम इस बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो आइस, एंड जब आइस मेल्ट होती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। जब ये मेल्ट हो जाती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर आप इस चीज को जानते हो तो बेटा, आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस या फिर हम इसको क्या बोलते हैं 273 केल्विन, हमें सबको पता है ये वाली बात कि जो वाटर होता है वो कितने पे आइस बनता है, 273 केल्विन पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, मेल्ट करवाते हैं। जब आइस को क्या करवाते हो आप, मान लो ये आपके पास क्या है, आइस क्यूब है, ठीक है, और जब इन आइस क्यूब्स को आप क्या करवाओगे, मेल्ट करवाते हो। तो जब आप इस आइस क्यूब को मेल्ट करवाते हो बेटा, तो इस जब तक ये मेल्ट होती हैं उसमें जो टेम्परेचर लगता है, आप इसको हीट करवाने लग जाओ मेल्टिंग के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि मान लो आपको पता है ये वाली बात कि इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और आप नीचे से क्या करवाने लग जाओ, हीट करवाने लग जाओ, ताकि इसको क्या बना सको आप, वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेके आ सको। तो आप क्या करते हो, इसको हीट करना स्टार्ट कर दोगे। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आइस जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे, आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सरप्राइज हो जाओगे आप इस चीज को देख के कि जब तक आइस मेल्ट हो रही है, वो आप जो हीट दे रहे हो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जब तक पूरी आइस पिघल नहीं जाती तब तक आप अगर थर्मोमीटर से टेम्परेचर को नोट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। यानी कि जब आइस पूरी की पूरी वाटर में आ जाएगी एक बार, तो मतलब स्टेट चेंज हो जाएगी तब तक, तो जब जितनी देर तक वो पूरा का पूरे टाइम तक वो मेल्ट हो रही है तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि आप ऐसे बोलोगे कि टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता रहेगा। तो इसका मतलब हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए बेटा कि जो हम हीट दे रहे थे, तो हीट की वजह से तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर गई कहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसको क्या बोलते हैं, हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब ये लेटेंट वर्ड का मतलब ये होता है हिडन, यानी कि जो हीट है हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहीं जाके छुप गई है, क्योंकि वो तो टेम्परेचर को राइज ही नहीं कर रही है। हमने किस लिए हम टेम्परेचर जब हीट देते हैं तो हम क्यों करते हैं, हीट करवाते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ता है, हमें पता है। लेकिन जब हम हीट करवा रहे हैं तो आइस मेल्ट तो हो रही है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो जितनी भी हीट होती है हम ये मान के चलते हैं कि वो हीट वो कहीं छुप गई है, यानी कि लेटेंट हीट, इसीलिए इसका नाम पड़ा था लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। तो वो जो हीट है वो पार्टिकल्स एक्चुअली क्या हो जाता है बेटा, वो टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, बल्कि जो सारी की सारी जो हीट है वो आइस क्यूब्स को पिघलाने में लग जाती है। यानी कि पार्टिकल्स को जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स को दूर दूर करने में चली जाती है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स आप ऐसे बोल सकते हो कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स को आप क्या करोगे, दूर दूर करोगे, तब जाके वो आइस बनी सॉरी क्या बनेगी, मेल्ट होगा। यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में लग जाते हो पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे जो हीट होती है वो क्या करती है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो आइस के जो क्यूब्स के जो पार्टिकल्स थे उनको के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने में चली जाती है।
तो वो क्या नहीं करती है, टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, इसीलिए टेम्परेचर राइज नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन ये है बेटा कि जब हम आइस को, तो इतनी बात समझ आपके दिमाग में, ये वाली बात, ये वाला कंसेप्ट तो आ गया कि भाई जब हम एक स्टेट से, यानी कि आइस जब मेल्ट हो रही है वाटर की फॉर्म में, तो जितनी भी जो हीट हम दे रहे हैं, यानी कि जो हीट होती है वो लगती है, वो किस में चली जाती है, वाटर की फॉर्म में लाने में, यानी कि उसके पार्टिकल्स को दूर करने में चली जाती है। इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई इज ice at 273 Kelvin more effective in cooling, ठीक है, देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि जो आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कूलिंग में एज कंपेयर टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाटर। तो अब मैंने सारा फिनोमिना समझाया, उसी चीज को हम दोबारा से बोलते हैं बेटा। जब आप हथेली के ऊपर, जब आप हथेली के ऊपर क्या रखते हो, मान लो आप, ये अच्छा सा नहीं बनेगा, ठीक है, जब भी हथेली के ऊपर क्या रखते हो, आइस को रखते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा, आइस को किस में जाना चाहेगी, वाटर की फॉर्म में जाना चाहेगी, ठीक है। वो क्या कर लेती है, जो ये आइस क्यूब है, ये क्या करते, मैंने अभी बताया कि जो ये आइस क्यूब है, ये पिघलने के लिए इनको क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। ये क्या कर लेती हैं, जो हमारी हथेली है उससे क्या कर लेती हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और पिघलने लग जाते हैं। कभी हाथ पे बर्फ के टुकड़े को रख के देखना, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि जो आइस क्यूब्स थी उन्होंने क्या कर दिया, वो क्या, किसके अंदर, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दी हमारी हथेली से, ठीक है। यानी कि जो हीट है, हायर एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हीट है उसने एब्जॉर्ब करनी स्टार्ट कर दी। तो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किसमें, आइस एब्जॉर्ब कर रही है, किस फॉर्म में जाने के लिए, वाटर की फॉर्म में जाने के लिए। तो इस टाइम पे अब हम कहीं पे भी अगर हायर एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, यानी कि हीट अगर बाहर निकलेगी तो कूलिंग सेंसेशन ज्यादा आएगी, तो हमारे हाथ को ज्यादा ठंडा लगता है। जबकि अगर आप वाटर को रखते हो, यानी कि उसी टेम्परेचर, मतलब आपने आइस को जस्ट पिघलाया है और उसी पानी को हथेली पे रखते हो आप, जिसका टेम्परेचर कितना है, आप ऐसे बोल सकते हो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन बेटा वो ऑलरेडी वाटर की फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस हथेली पे वाटर को रखते तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करता, जब वो पहले ही, आइस तो क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि वो वाटर की फॉर्म में जा रहा है। तो हम जब आइस को हाथ पे रखेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कूलिंग फील होती है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर से स्टेट चेंज नहीं होती है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखते हैं। और आपको एक बात, आपकी जो बुक के अंदर आपको प्रॉपर बता रखा है कि जब आइस किसकी फॉर्म में जाती है, वाटर की फॉर्म में जाती है, तो उसको कितनी एनर्जी लगती है आइस को वाटर की फॉर्म में चेंज होने में, यानी कि जो यहाँ से हम जो हीट देते हैं वो हीट कितनी लगती है, 3.34 जूल पर केजी। तो वो इतनी एक्स्ट्रा हीट हमारी मतलब आप ऐसे बोल सकते हो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, क्यों, आइस से वाटर की फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है। तो और जब अगर वाटर को रखोगे आप उसी टेम्परेचर पे, तो वो तो किसी स्टेट को चेंज नहीं करेगा ना, उसको तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो वाली, ठीक है। इसीलिए आइस क्यूब्स क्या करती हैं, ज्यादा कूलिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूस more severe burns boiling water और स्टीम। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला, इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला कंसेप्ट हम कवर करेंगे। ओके, सॉल्यूशन या फिर आंसर लिख सकते हो आप। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर, ये कहता है कि अगर मान लो आपके हाथ पे उबलता हुआ पानी गिर जाए, ठीक है, और एक होता है जब भाप उबलते हुए पानी की जो भाप होती है ना, ठीक है, एक उससे आपका हाथ जल जाए, तो किससे ज्यादा बर्न होगा,
तो आंसर होगा स्टीम से, यानी कि जो भाप होती है ना उससे ज्यादा। देखो एक तो पानी उबल रहा है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर है, वाटर के अंदर मान लो हाथ चला जाए आपका, और एक है जो भाप होती है यानी कि जो स्टीम होती है उसके ऊपर उसमें आपका हाथ रह जाए थोड़ी देर, तो किससे ज्यादा बर्न होगा? तो स्टीम से ज्यादा बर्न होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखो दोबारा मैं एक कंसेप्ट सिखाती हूँ। जब भी फेज चेंज होता है, फेज चेंज होने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सब्सटेंस जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, वाटर है, मान लो इस कंटेनर में मेरे पास वाटर है, मैं इसको क्या करना स्टार्ट करती हूँ, मैं इसको हीट करना स्टार्ट करती हूँ। ये मान लो रूम टेम्परेचर पे है, और रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे इस कंटेनर को, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये पानी है, आप देखते हो कि 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 से आपका जो टेम्परेचर नोट करते जाओ आप नोट करोगे कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ऐसे ही टेम्परेचर जैसे जैसे हीट करते जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, और टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, आप का जो सब्सटेंस है वो बॉयल, आप देखोगे कि अब बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, सब्सटेंस क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया है। अब आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि जब तक पानी उबलता रहेगा, जब तक सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, आप हीट देते रहो यहाँ पे, और पानी क्या करता रहेगा, उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा हीटिंग करते जाओगे उतना ही ज्यादा पानी वेपोराइज होता जाएगा, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में जाता जाएगा। अब क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब तक ये सारा पानी बॉयल नहीं हो जाता, तब तक अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। 100 डिग्री सेल्सियस और हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस और हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब किसमें, लिक्विड स्टेट से गैस की फॉर्म में गया वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर से आइस स्टीम बनी, तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जब तक बर्फ पिघलती रही ना, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, बदला नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही यहाँ पे जब तक पानी उबल नहीं जाएगा ना सारा का सारा, यानी कि जो बॉइलिंग वाली प्रोसेस है उसके टाइम पे, उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्यों हो गया भाई कांस्टेंट, हम तो हीट करवा रहे हैं, और हीट से तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, पहले भी तो बढ़ रहा था। एक्चुअली क्या हो जाता है बेटा, अब पार्टिकल्स जो आप हीट दे रहे हो, अब जो हीट दे रहे हो आप, वो हीट किसके अंदर चली गई है, अब वो हीट पार्टिकल्स को की स्टेट चेंज के अंदर चली गई, यानी कि पार्टिकल्स को अब, क्योंकि इस टेम्परेचर पे उनको क्या करवाना है, पार्टिकल्स की स्टेट चेंज करवानी है, यानी कि पार्टिकल्स की अट्रैक्शन को इतना तोड़ना है कि वो स्टीम वाली फॉर्म में चला जाए। तो वो क्या करवाती है, स्टेट चेंज के टाइम पे, यानी कि वो हीट क्या हो जाती है, स्टेट चेंज में लग जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जितनी भी आप हीट दे रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं हमें, आप यही वाला क्वेश्चन फिर से आता है कि भाई हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, हीट कहाँ जा रही है? तो इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब हीट हम दे रहे हैं बेटा, हीट जा रही है, यानी कि काम हो रहा है, लेकिन वो दिख रही नहीं रही है, वो काम अब दिख नहीं रहा है। पहले तो दिख रहा था क्योंकि टेम्परेचर राइज अप हो रहा था। अब लेटेंट हीट यानी कि वो हीट कहीं पे छुप गई है, यानी कि पार्टिकल्स को दूर करने में चली गई है, स्टेट चेंज करवाने में यूज हो गई है, इसलिए वो टेम्परेचर राइज नहीं करवा रही है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हीट इतने काम में लगेगी ना, पार्टिकल्स को स्टेट चेंज में लगेगी, उसको बोलते हैं हम, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो वहां पे क्योंकि मेल्टिंग हो रही थी इसलिए उसको बोल रहे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे क्योंकि वेपर्स बन रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि जो ये हीट लग रही है ना, ये कितनी आई, ये आई आपकी 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। इसका मतलब
इतनी हीट, ये वाली जो हीट है ना, ये लेटेंट हीट है, मतलब इतनी सारी हीट हम दे रहे हैं, वो सिर्फ पार्टिकल्स को दूर करने में खर्च हो रही है, वो टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये वाली हीट किसके अंदर जा रही है भाई? ये वाली तो स्टीम को मिल रही है, वाटर को थोड़ी ना मिल रही है। पार्टिकल, ये वाली इतनी एनर्जी इनको मिली तभी तो वो स्टीम में बन गई। तो जो स्टीम के पार्टिकल्स है उनके पास ये वाली एनर्जी एक्स्ट्रा है, इतनी हीट एक्स्ट्रा है, क्योंकि इतनी हीट एक्स्ट्रा लेने के बाद वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा? इसका मतलब बॉइलिंग वाटर के कंपैरेटिवली जो आपकी स्टीम है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा होती है, इसीलिए हीट जो स्टीम होती है उससे क्या होगा? सीवर बर्न होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। अब क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा कि जो आपकी जो स्टीम होती है उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है, और इसी वजह से ये क्या करती है, इसकी वजह से सीवर बर्न हो जाते हैं। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है व्हाई आइस, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कंसेप्ट को समझने की जरूरत है बेटा, ध्यान से देखना है कि होता कैसे है कोई भी चीज, यानी क्वेश्चन ये है ऐसे। जनरली आप क्या देखते हो, वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ चीजें, जैसे मान लो आपने पानी के अंदर पत्थर को फेंका, तो पत्थर क्या हो जाएगा? उसके अंदर डूब जाएगा। लेकिन इसका क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि क्यों डूब गया वो स्टोन? जो मैंने स्टोन फेंका वो पानी के अंदर क्यों डूब गया? क्योंकि वो हैवी था। वो क्या था? हैवी था, यानी कि वो भारी था। जो चीज पानी से भारी होगी वो पानी के अंदर डूब जाएगी, सिंपल। तो ये कहना चाहता है, क्वेश्चन ये आता है कि आइस जो है तो सॉलिड, इसका मतलब क्या हो गया? सॉलिड क्या होते हैं? जनरली पानी के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन आइस है वो क्या करती है? देखो, उस टाइम पे जब हमने स्टोन को फेंका तो इसकी डेंसिटी हैवी है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा है। जो हैवी चीज होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, हैवी के लिए डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, यानी कि वो नीचे बैठता है, ठीक है। और अगर कोई चीज पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो लाइट है, यानी कि वो हल्की है, उसकी डेंसिटी क्या होगी? इसका मतलब डेंसिटी लो, तो क्या हो जाएगा? वो फ्लोट करेगी, सिंपल। तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? ये बोलता है कि जब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पानी की डेंसिटी कम थी और स्टोन की डेंसिटी ज्यादा थी, इस वजह से स्टोन क्या हो गया था? पानी के अंदर डूब गया था। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं तो इसका मतलब तो हमने ये आइडिया लगा लिया कि सॉलिड क्या हो जाएंगे? पानी के अंदर डूब जाएंगे, क्योंकि वो उससे हैवी होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? आइस की, तो हम देखते हैं कि आइस तो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो इसका क्या कंसेप्ट है? ऐसा क्यों भाई? पानी क्यों आइस क्यों तैर रही है पानी के ऊपर, जबकि वो सॉलिड है, उसको भी तो डूब जाना चाहिए। एक्चुअली कंसेप्ट वही रहेगा, चीजें चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर आइस पानी के ऊपर तैर रही है तो मैंने अभी बताया बेटा, पानी के ऊपर वही चीज तैरेगी जिसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। सिंपल कंसेप्ट है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो पक्का पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसका मतलब आंसर भी यहीं से है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है? आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? वाटर के कंपैरेटिवली आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है? डेंसिटी से मतलब ये होता है बेटा, डेंसिटी का मतलब समझो, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, पार्टिकल्स कितने पास पास बैठे हुए हैं वो उतनी ज्यादा डेंसिटी। अगर मान लो मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो मैं ये मान लेती हूँ, मेरे पास ये क्यूब है और इसका क्या है, एक ये बिल्कुल इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। और दूसरा भी मेरे पास एक क्यूब है जिसकी आप क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम क्या है?
वॉल्यूम क्या बोल सकते हो बेटा, 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम सेम है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, डेंसिटी कैसे पता करते हैं। डेंसिटी, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो देखो वॉल्यूम यहाँ पे सेम है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम सेम है, लेकिन इस वाले में मास ज्यादा है, यानी कि कम जगह के अंदर ज्यादा पार्टिकल अगर होंगे तो वो डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी कि वॉल्यूम देखो, दोनों में वॉल्यूम तो सेम रखा मैंने, लेकिन मास इसका ज्यादा हो गया, यानी कि कम जगह के अंदर ज्यादा पार्टिकल है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला, डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, मास बाय वॉल्यूम। अब आइस के केस में क्या हो जाता है, आइस वाले केस में बेटा वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी घट जाएगी। अब सोचने वाली बात है, डेंसिटी आइस का जो वॉल्यूम है वो क्यों बढ़ गया, ठीक है, वो इसलिए बढ़ जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पे जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, वो कुछ जो वाटर के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या करते हैं, वहां पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि खाली जगह छूट जाती है। मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन ज्यादा क्या नहीं होते, डेंस होके नहीं बैठते, बिल्कुल पास पास नहीं बैठते, उनके बीच में स्पेस रह जाता है। और अगर स्पेस रह जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, यानी कि वो आइस क्या लेगी, वही आइस कवर करने के लिए ज्यादा स्पेस लेगी। दूर दूर बैठोगे, अगर कॉम्पैक्ट होके नहीं बैठेंगे तो पार्टिकल्स क्या लेंगे, ज्यादा स्पेस लेंगे, वॉल्यूम ज्यादा लेंगे। और अगर वॉल्यूम ज्यादा लेंगे बेटा तो डेंसिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी वजह से आइस की डेंसिटी घट जाती है, और डेंसिटी घट जाएगी तो आइस क्या करना स्टार्ट कर देती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, और यही रीजन होता है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स naphthalene balls disappear with time without leaving any solid। क्या मतलब है इस बात का, अब बात को ध्यान से सुनो। देखो, जो नेफ्थलीन बॉल होती है, मैं सबसे पहले बताती हूँ कहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है। जो ये देखो कभी वो वॉश बेसिन वगैरह में आपने देखा होगा, ये बॉल्स को रखी हुई मिलती हैं, ठीक है, ये डाल दी जाती हैं, तो वो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं बेटा। होता क्या है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो टाइम के साथ डिसअपियर होती हैं, लेकिन विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। क्या क्या हो जाता है, एक्चुअली जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, हम सबको पता है ये क्या होती हैं, सब्लाइम हो जाते हैं। सब्लाइम होने का मतलब जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट किसके अंदर चला जाए, गैस के अंदर चला जाए, ठीक है, तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं बेटा, उनका टेम्परेचर आप ऐसे बोल सकते हो कि उनका जो बॉइलिंग है, यानी कि जो उनका स्टेट चेंज के लिए जो उनको हीट चाहिए, यानी कि सॉलिड से गैस में जाने के लिए जो सब्लिमेशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, और इसी वजह से वो जैसे जैसे रखी रहती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेफ्थलीन कंप्लीटली क्या हो जाती है, वेपर्स के अंदर चली जाती हैं, और हमें क्या नहीं मिलेगा, उनके जाने के उसके मतलब गैस में कन्वर्ट होने के बाद कोई भी सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। इसके पीछे कारण क्या होता है, सब्लिमेशन। हमें वो डिसअपियर होती हुई दिखेंगी नहीं अलग से, जैसे पानी को अगर सॉलिड आइस है तो पहले मेल्ट होगी, ठीक है, और फिर हम उसको बॉयल करते हैं, ये तो, लेकिन इनका क्या होता है, टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस, एक बात बताओ बेटा, अगर कोई सब्सटेंस आपके रूम टेम्परेचर पे जल्दी से सारा इवेपोरेट हो जाता है, इसका मतलब वो बॉइलिंग क्या है, उसके लिए जो सॉलिड स्टेट चेंज के लिए जो टेम्परेचर है वो कम है, सिंपल। तो सॉलिड से क्या हो जाता है, वो गैस के अंदर क्यों चली जाती है, तो इसी वजह से क्या क्योंकि वो क्या होती है, सब्लाइम हो जाती है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आती, और इसी वजह से कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्यों मिलता है, यानी कि परफ्यूम, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परफ्यूम, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें दूर तक क्या मिलता है, परफ्यूम का क्या हो जाता है, महसूस कर पाते हैं कि हाँ किसी ने परफ्यूम यूज किया है। क्यों महसूस कर पाते हैं बेटा, क्योंकि वहां पे कौन सी प्रोसेस हो जाती है, वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है,
ठीक है, तो आप क्या लिखते हो वहां पे, कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, यानी कि जो आपके जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो हवा के साथ मिक्स होके, यानी कि एयर के साथ मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो डाउट के अंदर थे। आज हम इतना ही करेंगे बेटा।